बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े में? वेलकम टू सालू इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। हम कर रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हो चुका है हमारा। आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो अब ह्यूमन बीइंग जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। होलोजोइक का मतलब होता है कि ऐसा न्यूट्रिशन जो कि जिसमें कि हमारे अंदर ही डाइजेशन होता हो, सेल्फ डाइजेशन होता हो, उसको हम होलोजोइक कहते हैं। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो हमारे अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है। तो आइए देखते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो 5 स्टेप्स होते हैं उसमें, और 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कि अंदर लेना, खाने को अंदर लेना, दैट मीन्स मुंह के अंदर खाने को लेना, इनटेक ऑफ फूड उसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का। तो डाइजेशन हम किसको कहते हैं? डाइजेशन का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट होता है सिंपल फूड में। ठीक है, और जब तक वो सॉल्युबल, या कह सकते हो कि इनसॉल्युबल फूड हम खाते हैं, और वो जब तक सॉल्युबल नहीं होगा तब तक हमारा बॉडी उसको ले नहीं सकता है, यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो डाइजेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है। तब देखिए हम लोग क्या खाते हैं, तो मेनली हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और ये कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। फिर खाते हैं हम प्रोटीन, प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। फिर खाते हैं फैट्स, ये कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, आप देखिए जब हमारा खाना कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में बदल गया, और प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड में बदल गया, फैट्स हमारा फैटी एसिड में बदल गया, और ग्लिसरॉल में बदल गया, तब वो हो गया सॉल्युबल। दैट मीन्स खाना डाइजेस्ट हो गया। अब इट इज़ रेडी फॉर ऑर्गन्स टू ऑब्जर्व इट। ठीक है, वो अब तैयार है कि हमारे ऑर्गन्स उसको ऑब्जर्व कर सके। जब ये कन्वर्शन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर फूड में कॉम्प्लेक्स फूड, तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि डाइजेशन हो गया। ठीक है, और कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे खाने जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलेगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल एंड फैट्स ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में बदलेगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में बदलेगा, तब डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप आता है इसमें, वो है ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन का मतलब होता है कि वो हमारे ऑर्गन्स के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया गया है, दैट मीन्स ले लिया गया है। तो ऑब्जर्प्शन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कंप्लीट डाइजेशन होता है तब वहाँ पर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको कहते हैं विलाई। क्या कहा जाता है इसे? विलाई कहते हैं। और इस विलाई के ऊपर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं यहाँ? ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये ब्लड वेसल्स जो है इसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है? ब्लड है। अब ये विलाई क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाने को ले लेता है और लेकर के वो दे देगा ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स में ब्लड घूम रहा है तो वो ब्लड को सप्लाई कर देगा, और ब्लड ले जाकर के हमारे पूरे सेल्स को दे देता है। जब ये विलाई खाने को ले लेता है और ब्लड को दे देगा, तब हम कहेंगे ऑब्जर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रोसेस आता है हमारा एसिमिलेशन। यहाँ देखिए एसिमिलेशन का, एसिमिलेशन में क्या होता है कि जब ये ब्लड ले जा करके पूरे खाने को हमारे सेल्स को दे दिया, तब वहाँ पर ऑक्सीजन जा करके उस खाने को तोड़ता है। ठीक है, जब खाना हमारा टूटेगा
तब उससे निकलती है एनर्जी। दैट मीन्स एसिमिलेशन में क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है, एनर्जी निकल रहा है और फिर उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं या दूसरी चीज़ें जो बन रही है वहाँ पर उसको यूटिलाइज करते हैं, तब ये हो गया एसिमिलेशन। दैट मीन्स रिलीज ऑफ एनर्जी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी को कहते हैं एसिमिलेशन। क्लियर हो गया। अब देखिए फिफ्थ प्रोसेस जो है वो हमारा क्या है, ईजेशन का। अब देखिए जो हमने खाना खाया है वो खाना हमारे माउथ से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और कुछ खाने उसमें ऐसे होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड होता है। तो वो अनडाइजेस्टेड खाना कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो इकट्ठा होता है वहाँ पर, और लार्ज इंटेस्टाइन से वो अनडाइजेस्टेड फूड ही इकट्ठा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है जिसको रेक्टम कहते हैं, और फिर एनएस के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो जो अनडाइजेस्टेड या कह सकते हो कि वेस्ट फूड जो है वो हमारे एनएस के द्वारा उसको शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, जिसको लैट्रिन कहते हैं, लैट्रिन के रूप में सभी लोग लैट्रिन जाते ही हैं। तो ये लैट्रिन क्या है, लैट्रिन में अनडाइजेस्टेड फूड ही बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो जब बाहर हमारे शरीर से अनडाइजेस्टेड वेस्ट निकल रहा है तो उसको हम कहते हैं कि ये ईजेशन हो गया। ठीक है, तो हमारा 5 प्रोसेस कौन कौन सा हो गया, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया एंड इजेशन हो गया। मतलब ये 5 प्रोसेस में हमारा कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए हम करते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले तो ये जानना होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है कि सारे ऑर्गन्स जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में भाग लेते हैं या पार्ट लेते हैं, तो उन सबको एक साथ कहा गया है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेशन के प्रोसेस में जितने भी ऑर्गन्स हमारे हैं जो भाग लेते हैं उसको सबको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में को 2 भाग में हम बांट देते हैं। एक है एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का मतलब क्या हुआ, देखिए एक है एलिमेंट्री कैनल, दूसरा है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अब आइए देखते हैं एलिमेंट्री कैनल क्या है। एलिमेंट्री कैनल एक लंबी सी ट्यूब है जो कि हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है, जो डाइजेशन में पार्ट लेता है या डाइजेशन का काम करता है। ठीक है, तो अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया, आपका लंबा सा एक ट्यूब है। ये कहीं कहीं भी ये देखिएगा कॉइल्ड भी पार्ट, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉइल होकर के रहता है ये। ठीक है, और ये स्टार्ट होता है हमारे कहाँ से, माउथ से, और कहाँ तक जा रहा है, लास्ट में ये चला जाता है एनस तक। दैट मीन्स कि मुंह से लेना खाने को और एनस के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना, ये पूरे इसके बीच में जो ट्यूब की नली है ये सारे हमारे एलिमेंट्री कैनल्स के पार्ट है। ठीक है, और हमारा एलिमेंट्री कैनल का लेंथ की जब हम बात करेंगे तो कितना है, ये 9 मीटर। एलिमेंट्री कैनल का लेंथ कितना है, 9 मीटर होता है। ठीक है, अब आइए कि हम देखते हैं इसमें एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से हैं। ग्लैंड का मतलब क्या हो गया यहाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब कि ऐसे ग्लैंड्स जो कि एंजाइम्स निकालते हो और डाइजेशन में भाग लेता हो या डाइजेशन में हेल्प करता हो, तो उस ग्लैंड्स को हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो वो कौन कौन से हैं, सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैनक्रिया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। ठीक है, तो ये सारे ग्लैंड जो है डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स निकालेंगे और डिफरेंट तरह के खाने पे एक्ट करेंगे और खाने को पचाएंगे। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो अब आ जाइए कि एलिमेंट्री कैनल की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका लेंथ कितना है,
9 मीटर्स है, ठीक है। दैट मीन्स कि माउथ से लेके एनस तक का लेंथ क्या है, 9 मीटर्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कौन कौन से ऑर्गन है। तो माउथ है, माउथ का अंदर वाला पार्ट्स को हम कहते हैं बकल कैविटी, फिर उसके बाद फेरिंग्स है, फिर है इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये दो तरह का होगा, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आप देखिए कि माउथ की जब हम बात कर रहे हैं, माउथ क्या है, माउथ सभी लोग देखें कि हमारा माउथ जो है ये दो लिप्स से, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स से घिरा हुआ होता है, बॉन्डेड होता है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए कि हमारा अपर जॉ है एंड लोअर जॉ है, और उस जॉस पे क्या होते हैं, दांत होते हैं, टीथ होता है, ठीक है। अब ये टीथ जो है कहाँ है, हमारे जॉ पे है। इज इट क्लियर? अब इसी को हम कहते हैं कि ये बकल कैविटी का मतलब हो गया कि मुंह के अंदर जो पूरा भाग है उसको हम कहते हैं बकल कैविटी कहा जाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या है, कौन कौन सी चीजें आती है इसमें। कैविटी की बात जब कर रहे हैं तो सपोज मान लीजिए कि हमारा मुंह का अंदर वाला भाग है। सपोज जब हम मुंह खोलते हैं, ऐसे देखिए, जब हम मुंह खोल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि हमारा ये लोअर पार्ट हो गया, जहाँ पर लोअर जॉ है, ये अपर जॉ वाला पार्ट हो गया, और इसके बीच का जितना भी भाग है इसको हम कहेंगे कि ये बकल कैविटी है, ठीक है। अब देखिए कि ये बकल कैविटी तो पूरा भाग हो गया, खाली जगह जो है पूरा भाग हो गया, और यहीं पर क्या है, हमारा टंग भी होता है जो कि वन साइड से अटैच्ड है, और ये मस्कुलर टंग है जो कि दूसरे से मूवेबल है, मूव कर सकता है। और इसके ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग देखिए, इसको हम कहते हैं पैलेट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, पैलेट कहते हैं। ये ऊपर वाला भाग क्या हो गया, पैलेट हो गया। और ये पैलेट क्या करता है, यहाँ इसके ऊपर देखिए नाक होता है, दैट मीन्स कि यहाँ से ये हमारा क्या शुरू हो रहा है, नाक शुरू हो रहा है, दैट मीन्स पैलेट के ऊपर यहाँ से नाक शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा माउथ का पार्ट हो गया, और माउथ में ही हम या बकल कैविटी में ही हमारा टंग होता है, टीथ होता है, पैलेट होता है, ठीक है। अब जहाँ पर हमारा बकल कैविटी कंप्लीट होता है, मतलब खत्म होता है, वहाँ से शुरू होता है फेरिंग्स, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें अब क्या क्या हमको करना है। तो माउथ की जब हम बात करेंगे तो माउथ में माउथ के अंदर बकल कैविटी में क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, और वो क्या निकालता है, सलाइवा सेक्रीशन करता है। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे बकल कैविटी में है, और वो सलाइवा निकालता है, ठीक है। सलाइवा के साथ साथ वो म्यूकस भी निकालता है, ठीक है। तो म्यूकस और सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल रहा है और म्यूकस निकल रहा है। अब ये देखिए सलाइवा का क्या काम है। सलाइवा में एक खास तरह का एंजाइम होता है, उसको कहते हैं, इसको कहा जाता है एमिलेस एंजाइम्स। क्या कहेंगे इसे, ठीक है, एमिलेस एंजाइम। अब देखिए बाकी जितने भी खाना हमने खाया है मुंह में, उसमें से कोई भी खाना यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर स्टार्च, दैट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाया है उसका जो स्टार्च है वो थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है, ठीक है। वो थोड़ा सा यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होता है। क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। अब देखिए इसको हम करने के लिए
ये एमिलेज एंजाइम जो निकला है ये क्या करेगा कि स्टार्च को और इसी को कहा जाता है टाइलिन भी, ये बदलता है माल्टोज में। ठीक है, स्टार्च के ऊपर जो हमने मुंह में खाया है वो स्टार्च के ऊपर स्लेवरी एमिलेज या उसका दूसरा नाम है टाइलिन, ये काम करता है और इसको बदल देगा किस चीज़ में, माल्टोज में। ठीक है, स्टार्च जो होता है ये पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब होता है कि बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ बॉन्ड बनाए रहते हैं। समझ में आ गई? पॉलीसैकेराइड्स का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे ग्लूकोज जो है वो एक साथ बॉन्ड बना के रहते हैं, तो उसको पचाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एमिलेज क्या करता है कि इस स्टार्च के ऊपर काम करके और उसको छोटे डाइसैकेराइड्स में बदलता है। डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या हो गया कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, दैट मीन्स कि दो ग्लूकोज के टुकड़े को एक साथ ले आता है। दैट मीन्स पॉलीसैकेराइड्स है ना, बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ है तो उसको तोड़ तोड़ के अलग करेगा और दो मुंह के अंदर हमारे बकल कैविटी में दो ग्लूकोज को सिर्फ बॉन्ड बना करके छोड़ देगा। तो वो क्या हो जाता है, हल्का हो गया ना। जैसे मान लीजिए कि मुट्ठी बांधे हुए हैं तो ये मुट्ठी को खोलना बहुत मुश्किल है, अगर दो उंगली साथ में है सिर्फ तो इसको खोलना आसान है ना। उसी तरह से सिर्फ दो ग्लूकोज रहेगा तो उसको तोड़ना आसान होता है। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ हो रहा है, ये हमारे बकल कैविटी में हो रहा है। क्लियर होगी ये चीज़? तो हम कहेंगे कि हमारे माउथ के अंदर सिर्फ पार्शियल डाइजेशन होता है, किसका, स्टार्च का, और दूसरा प्रोटीन फैट्स किसी चीज़ का कोई भी डाइजेशन वहाँ नहीं होता है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गई ये बात? अब आ जाइए कि ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर इसका pH वैल्यू होता है 6.8। ठीक है, pH वैल्यू कितना है, pH वैल्यू है 6.8। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा टीथ। ठीक है, टीथ हमारे माउथ के अंदर किस काम में आते हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि किसके लिए काम करते हैं। इससे हम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं। जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसको तोड़ करके और उसको पीसते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग मतलब क्या हो गया, पीसना। हमारे मुंह के अंदर 4 तरह का दांत होता है और चारों दांत जो है वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। कौन कौन से हैं, इंसीजर्स, दूसरा है कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, आप देखें यहाँ पर इंसीजर जो है ये हमारे आगे वाले दांत होते हैं। ठीक है, तो ये आगे वाले दांत की संख्या कितनी है, 4 ऊपर होता है और 4 नीचे होता है, ये सामने वाला दांत। ठीक है, तो इस दांत से हम क्या करते हैं, बाइटिंग करते हैं। क्या करते हैं, बाइटिंग करते हैं, किसी चीज़ को काटने का काम करते हैं। सपोज मान लीजिए कि आप एप्पल खा रहे हो तो साइड से नहीं काटोगे ना, सामने से हम एप्पल को काटते हैं। अगर सेब खाना है तो क्या करते हैं, सामने से काटते हैं, किसी भी चीज़ को सामने से काटते हैं। तो इसका काम क्या है, बाइट करना। इंसीजर का क्या काम है, बाइट करना। और इसकी संख्या कितनी होती है हमारे दांत के अंदर, मुंह के अंदर, ये 8 है। ठीक है, और कैनाइन जो है ये दोनों तरफ एक लंबा सा थोड़ा सा पॉइंटेड दांत होता है, वो कैनाइन है। 2 ऊपर होता है और 2 नीचे होता है। और जब हम इसकी बात करेंगे तो इसकी संख्या कितना है, 4 है। 2 ऊपर है और 2 नीचे है। अब आ जाइए कि ये प्रीमोलर,
कैनाइन के बगल वाला जो दांत है ना वो कहलाता है प्रीमोलर। अब देखिए, सॉरी, कैनाइन का क्या काम है? किसी भी चीज को वियर एंड टियर करना। टियर मतलब चीरना, समझ आ गई? अगर मान लीजिए कि आप गन्ना को फाड़ना है तो क्या करते हैं? हम इससे फाड़ते हैं, ना कि सामने से। किनारे ये कैनाइन के दांत का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को टियर करने के लिए, फाड़ने के लिए, ठीक है। वियर एंड टियर के लिए कौन सा दांत है? कैनाइन है। इसकी संख्या कितनी है? 4 होती है, ठीक है। अब आ जाइए कि प्रीमोलर, तो कैनाइन के बगल में जो दांत है वो क्या है? प्रीमोलर दांत है, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 8 है। अब देखिए, प्रीमोलर का संख्या 8 होता है और कैनाइन के बगल वाला जो दांत है ना, तो 4 ऊपर और 4 नीचे। दैट मीन्स कि 2 इस तरफ और 2 इस तरफ ऊपर, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ नीचे, ठीक है। इसका काम क्या है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ये भी चबाने में और उसको छोटे छोटे टुकड़े में बदलने में, ग्राइंड करने में, पीसने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आ जाइए कि मोलर, तो अब सबसे किनारे प्रीमोलर के पहले देखिए, आगे में इंसिजर, उसके बगल में दोनों तरफ क्या है? कैनाइन। कैनाइन के बगल में दोनों तरफ 2-2 दांत, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, प्रीमोलर। और फिर उसके बगल में जो दांत है वो 3 इस तरफ और 3 इस तरफ ऊपर में, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ नीचे में, ठीक है। दैट मीन्स कि कितना हो गया? ये 12, ठीक है। तो ये हेल्प करता है हमको किस चीज़ के लिए? ये भी ग्राइंडिंग में और क्रशिंग में हेल्प करता है। समझ में आ गए? तो टोटल हमारे दांत कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं हमारे अंदर। इज इट क्लियर? 32 टीथ होते हैं। आप देखिए, ये टीथ जो है ये दो तरह का होता है। और पहला है जिसको कहते हैं, 2 बार आता है हमारे अंदर दांत, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ की जब हम बात कर रहे हैं तो मिल्क टीथ जो है ये पहले आता है। अब ये मिल्क टीथ जो है ये पहले आता है और परमानेंट टीथ बाद में आता है। तो मिल्क टीथ जो है ये 6 मंथ से लेकर के और 6 इयर्स तक होता है और इसकी संख्या होती है 20। मिल्क टीथ कहते हैं ना दूध का दांत, तो दूध का दांत कब शुरू होता है? 6 महीने से लेकर के और 6 साल तक होता है। उसके बाद वो दांत टूट जाते हैं और फिर दूसरा दांत निकलता है और वो होता है परमानेंट टीथ। अब ये जो 20 दांत होते हैं मिल्क टीथ में कितने दांत आएंगे? मतलब 6 साल तक 20 दांत होंगे, उसके बाद वो दांत टूट करके और फिर सारे दांत आ जाते हैं। और परमानेंट टीथ जो है ये होता है 32, ठीक है। 32 परमानेंट दांत होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि ये दांत जो है जनरली 6 साल के बाद फिर दांत जो टूट जाता है, परमानेंट टीथ शुरू हो जाता है आना, ठीक है। अब उसके बाद ये करीब करीब 25 साल तक हमारे 28 टीथ आ जाते हैं। कितने आते हैं? 28 टीथ आ जाते हैं। कब तक? 25 साल तक। और 25 साल के बाद हमारा आता है 4 और दांत, ठीक है, जिसको हम कहते हैं विजडम टीथ। आफ्टर 25 इयर्स 4 दांत और आते हैं जिसको कहा जाता है विजडम टीथ। कहते हैं ना हम कि अकल का दांत। तो अकल का दांत कब आता है? 25 साल के बाद, ठीक है। तो ये 28 टीथ्स आपके 25 इयर्स तक आ जाएंगे सभी के। और ये 4 टीथ जो है वो विजडम टीथ वो बाद में आते हैं। और किसी किसी में नहीं भी आता है या किसी किसी में निकलने के समय निकलता है तो बहुत पेन करता है, लेकिन उसका कोई काम है नहीं, वो यूजलेस टीथ है। तो लोग क्या करते हैं, जब पेन शुरू होता है तो उसको ऑपरेट करके निकलवा देते हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान करता है जब वो दांत निकलना शुरू होता है तब, ठीक है। ये तो आपका दांत के बारे में हो गया। जब हम स्ट्रक्चर इसके देखेंगे तो टीथ का जो स्ट्रक्चर है
आप देखिए, मान लीजिए कि हम टीथ का जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये क्या हो गया, ये ऊपर वाला जो भाग हो गया इसको कहते हैं इनेमल, और ये अंदर में जो है इसको कहा जाता है डेंटाइन। अब देखिए एनेमल एंड डेंटाइन, ये जो हमारा ऊपर का भाग हो गया, दांत के ऊपर में जो भाग देखते हैं ना, उसको कहा जाता है इनेमल। और ये इनेमल जो चमकीला सा भाग है वो इनेमल होता है, और ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारे बॉडी का, ठीक है। दांत का जो एनेमल होता है सबसे हार्ड होता है, और फिर उसके अंदर में जो भाग है दांत का उसको हम कहते हैं डेंटाइन। क्लियर हो गया। अब देखिए होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं और खाने के बाद जब हम मुंह ठीक से साफ़ नहीं करते हैं, तो अनाज के जो दाने हैं जो हमने खाया है वो धीरे धीरे वहाँ पर क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और इकट्ठा होने के बाद वो उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाता है, और धीरे धीरे जब वो रिएक्ट करता है तो क्या होगा कि वहाँ से एसिड निकालता है। वो समझ में आ गई। जब एसिड निकालना शुरू करता है तो वो हमारे दांत के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्लैक, ठीक है। क्या कहेंगे उसे, प्लैक कहते हैं। वो इकट्ठा हो जाता है। अब जब हम ब्रश करते हैं ना, तो ब्रश क्या है, एसिड हमारे दांत के अंदर निकला। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब वो एसिड इकट्ठा हो जाता है, बना लेता, प्लैक जमा हो जाता है उसके ऊपर, तो वो जब हम ब्रश करते हैं तो वो काम नहीं करता है उस पर। हमारा दांत अंदर से क्या होता है, बैक्टीरिया बढ़ते जाता है और सड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्लैग उसके ऊपर इकट्ठा हो गया है, ठीक है। तब वो उसके लिए क्या करना होगा कि दांत को अगर बचाना है और दांत सड़ने लगता है, तो दांत को अगर बचाना है तो हमें जब भी हम खाना खाते हैं तो ये इंश्योर करना होगा कि अच्छी तरह से दांत मुंह को हम धो लें, ताकि कोई भी चीज़ वहाँ फंसा हुआ ना रहे, ठीक है। अब आ जाइए, अब करते हैं हम टीथ। टीथ तो हो गया हमारा, अब हम करेंगे टंग। अब देखिए टंग क्या है। टंग की जब हम बात करते हैं तो टंग हमारा मुंह के बकल कैविटी में होता है। एक तरफ से अटैच्ड है, दूसरी तरफ से मूवेबल है, फ्री है, ठीक है। और ये टंग जो है ये मस्कुलर होता है, मसल्स का बना होता है ये, और इसी से हमें बोलने में भी, अगर जिसका दांत अगर वो क्या कहोगे उसको, कि जिसका जीभ वगैरह कटा होता है वो साफ बोल नहीं पाता है या ठीक से मूव नहीं करता हो तो ठीक से बोल नहीं पाता है, तो ये बोलने में भी हमें मदद करता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये हमारा टेस्ट को बरकरार रखता है, टेस्ट देता है हमें। तो इसके ऊपर 4 तरह का टेस्ट बर्ड होता है, ठीक है। कितने तरह का, 4 तरह का टेस्ट बर्ड होता है। वो कौन कौन सा टेस्ट बर्ड है, तो अब देखिए यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स जो है बीटर के हैं, सॉर के हैं, स्वीट के हैं एंड सॉल्टी के हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये टेस्ट बर्ड जो है सपोज मान लीजिए कि ये हमारा दांत है, सॉरी ये हमारा जीभ है, तो इस पार्ट में जीभ के सॉल्टी टेस्ट होता है, सॉल्टी होगा। यहाँ पर बीटर होता है,
और यहाँ पर स्वीट होता है, और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला सौर होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा जो टेस्ट बर्ड है, ये जीभ के ऊपर यहाँ पर सॉल्टी, यहाँ जब रखोगे तो सॉल्ट फील होगा, यहाँ पर स्वीट फील होता है, यहाँ पर सॉर फील होता है, और यहाँ पर बीटर फील होता है। तो ये हमारा क्या है, टेस्ट बर्ड है। तो यहाँ हमारे माउथ पे कितना है, 4 तरह के टेस्ट बर्ड होते हैं, और सबसे ज़्यादा बीटर का टेस्ट बर्ड होता है, मैक्सिमम होता है बीटर का टेस्ट बर्ड, ठीक है। अब आइए, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हमारा माउथ का हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम चलते हैं, दूसरा है फेरिंग्स, ठीक है। तो आप देखिए जहाँ पर बकल कैविटी एंड करता है वहाँ से शुरू होता है फेरिंग्स, ठीक है। जहाँ पर बकल कैविटी एंड करता है वहाँ से शुरू हो रहा है हमारा फेरिंग्स, ठीक है। और एक और चीज़, जहाँ पर फेरिंग्स का जो लेंथ है वो होता है 25, फेरिंग्स जो है वो 12 सेंटीमीटर लंबा होगा। कितना होगा ये, 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, कौन, फेरिंग्स। अब एक और चीज़ कि जहाँ पर बकल कैविटी ख़त्म हो रहा है, फेरिंग्स जहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ पर एक ढक्कन जैसी रचना होती है जिसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, उसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो वो क्या है, फेरिंग्स के जहाँ पर शुरू होता है और जहाँ पर बकल कैविटी एंड करता है वहाँ पर एक ढक्कन जैसी रचना होती है जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है। अब ये एपिग्लॉटिस का क्या काम, देखिए हमारे अंदर ना ये 2 नली जाती है। एक आगे वाली नली जो है विंड पाइप है जिससे हम सांस लेते हैं और अंदर जाता है, और उसके पीछे में हमारा ईसोफेगस है और जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये दोनों, एक तो मुंह से भी कभी कभी हम सांस लेते हैं ना, तो होता क्या है कि जब हम खाना खाएं तो मुंह से खाना खाते हैं, नाक से सांस लेते हैं, तो ये नाक से जो हवा अंदर जा रही है, कभी कभी हम मुंह से भी ले लेते हैं, तो उसको सांस जो मुंह से ले लेते हैं तो उसको भी जाना है कहाँ, विंड पाइप में जाना है। तो विंड पाइप हमारे गले में आगे की तरफ होता है, उसके पीछे में हमारा फूड पाइप होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आगे में विंड पाइप है तो पीछे में फूड पाइप होगा, ठीक है। ये विंड पाइप और यहाँ पर फूड पाइप। तब यहाँ पर देखिए कि ये ऐसे एक ढक्कन जैसा होता है। तो वो होता क्या है कि जब हम खाना खाने लगते हैं तब ये ढक्कन विंड पाइप को ढक लेता है और सिर्फ फूड पाइप को खोल देता है, ठीक है, ताकि हमारा खाना जो है ये विंड पाइप में ना घुसे। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो ये विंड पाइप को खोल देता है और फूड पाइप को ढक लेता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि वो सेपरेट करता है कि विंड पाइप में ही जाए, हवा विंड पाइप में ही जाए और हमारा खाना जो है वो फूड पाइप में जाए, ठीक है। तो कभी कभी देखे हैं ना, ये हम लोग सरक जाते हैं, तो उसमें होता है क्या है कि खाना जो हम खाते हैं तो वो कभी कभी क्या होता है कि गलती से अगर ये एपिग्लॉटिस थोड़ा भी ये पूरी तरह से ढका हुआ नहीं रहता है तो वो खाना का एक आध मॉलिक्यूल चला जाता है हमारे विंड पाइप में, तो हम सरकना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये एपिग्लॉटिस का काम क्या, ये ढक्कन जैसी रचना होती है जो कि हमारे विंड पाइप को और फूड पाइप को सेपरेट करता है जब अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। अब आज इसके
जहाँ एंड करती है वहाँ से शुरू होता है और वो जाकर के मिलता है ईसोफेगस में। इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। इसके इन सब के जो वॉल्स हैं ना इस ट्यूब के, ये मसल्स के बने होते हैं, मस्कुलर वॉल्स होते हैं इन पे। अब ये फेरिंग्स का जो लेंथ है वो होता है 12 सेंटीमीटर। तो अब जो खाना हमने खाया है तो मुंह में क्या हुआ कि हमने उसको चबाया, उसमें स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा मिला, उसको लुब्रिकेट किया और उसको फिर बोलस, वो बोलस कहलाता है। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो बोलस कहलाएगा और बोलस फेरिंग्स के द्वारा होते हुए अंदर चला जाता है हमारा थर्ड ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस। क्या कहते हैं इसे हम? ईसोफेगस, ठीक है। ये अब देखिए ईसोफेगस जो है, ये ईसोफेगस भी मस्कुलर वॉल का बना होता, मस्कुलर वॉल होते हैं इसके चारों तरफ। ये नली है, ट्यूब है ये, और इसका लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका लेंथ क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। और इसका काम क्या है? और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। क्या होता है यहाँ? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। अब देखिए ये मान लीजिए कि ईसोफेगस की नली है, इसका जो वॉल है ये वॉल बना होता है मसल्स का, मस्कुलर वॉल है। और इसका काम क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करना एंड रिलैक्स करना। और ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्यों हो रहा है? ताकि जो खाना ऊपर से आया है वो नीचे की तरफ बढ़ता जाए, कहीं वो रुके नहीं। समझ में आ गई? तो ये मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो हो रहा है इसके मस्कुलर वॉल पे, इसी को हम कहते हैं कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में ये पूछ देता है कि व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये हम क्या कहेंगे? इट इज या फिर व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ इट। उसका फंक्शन क्या है, ये है क्या? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? इट इज अ रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मस्कुलर वॉल ऑफ ईसोफेगस। फंक्शन क्या है? टू इट पुशेस डाउन द फूड और द बोलस विच कम्स फ्रॉम द माउथ, ठीक है, थ्रू फेरिंग्स। फेरिंग्स के थ्रू जो खाना आ रहा है या बोलस आ रहा है वो उसको पुश करने में मदद करता है। बस वो एक नली है, मुंह से गया और उसके वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण वो कहाँ चला गया? नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। यही इसका काम है। अब इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट जो है स्टमक का है। इसके बाद क्या आएगा? हमारा स्टमक आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा स्टमक है इसका ये देखिए, ये स्टमक जे शेप का होता है एंड ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये भी एक मस्कुलर वॉल होता है इस पे भी, ठीक है। ये मसल्स का ही बना होता है ताकि वो भी मूवमेंट करता है, जिसके कारण कि खाना उसमें मिक्स होता है एक दूसरे से। समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखिए इसके जो वॉल्स है ना, यहाँ इसके वॉल्स के ऊपर ये होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जिससे क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्या निकल रहा है इससे? गैस्ट्रिक जूस निकलता है। अब यहाँ पर देखिए कि खाना ये यहाँ पर ईसोफेगस है, ईसोफेगस से ये जुड़ा हुआ है। खाना वहाँ से आया ईसोफेगस के से
और चला गया इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में स्टमक में, जो कि ये शेप का होगा। अब मस्कुलर वॉल इसका भी है, स्टमक का भी वॉल किसी से बनाया हुआ है, मसल्स का बना हुआ है, मस्कुलर वॉल्स होते हैं इसमें। और इसके दीवार पे चारों तरफ से क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जिससे कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ठीक है, अब उस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी पार्शियल डाइजेशन होता है, पूरी तरह से यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रहा है, पार्शियल डाइजेशन हो रहा है यहाँ पर भी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये गैस्ट्रिक जूस जो निकल रहा है, ये गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, पेप्सिन होता है, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और तीसरा है म्यूकस होता है। और सबका एक अपना अपना फंक्शन है कि किसको क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो पेप्सिन निकला है यहाँ पर, तो ये पेप्सिन जो है इसका काम क्या है कि ये क्या करता है, जो प्रोटीन हमने खाया है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। ठीक है, स्मॉल पीसेस में, या उसका साइज जो है छोटा कर देगा ये। तो कह सकते हैं हम कि स्मॉल प्रोटीन्स में बदलने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर स्टमक में, ये कर रहा है पेप्सिन कर रहा है। ठीक है, अब आइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है कि सबसे पहला काम तो उसका ये है कि जो खाना यहाँ पर आया है उस खाने को वो कन्वर्ट कर देता है, एसिडिक बना देता है। समझ में आ गई, उस खाने को क्या करता है, एसिडिक बनाता है। दूसरा, ताकि वो सारे एंजाइम्स उस पर सही ढंग से काम कर सके। ठीक है, तीसरा, चलिए खाने को क्या किया, एसिडिक बना दिया HCl ने। उसके बाद जितने भी खाने के साथ देखिए होता क्या है कि हमारे बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे अंदर चले जाते हैं खाने के साथ, तो उस माइक्रोब्स को ये HCl जो है ये क्या करेगा, उसको किल करता है। ठीक है, HCl क्या करता है, माइक्रोब्स को किल करता है। और तीसरा इसका काम क्या है कि जो पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो निकला है बाहर, तो उसको वो ऑप्टिमम स्पेस देता है या ऑप्टिमाइज करता है ताकि वो पेप्सिन अच्छे ढंग से प्रोटीन पे काम करे। दैट मीन्स कि वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है ताकि वो प्रोटीन पे पेप्सिन अच्छे ढंग से काम कर सके। ठीक है, तो HCl का 3 काम क्या हो गया। सबसे पहला ये बोर्ड में पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक। ठीक है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला है कि इट किल्स द माइक्रोब्स विच एंटर्स अलॉन्ग विद द फूड। दूसरा है कि मेक्स द फूड एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ द डिफरेंट एंजाइम्स इन द स्टमक। तीसरा काम क्या है इसका कि ये हमारे पेप्सिन को एक्टिवेट करता है ताकि वो प्रोटीन पे काम कर सके, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सके, तोड़ सके। ठीक है, इन स्मॉलर प्रोटीन्स, ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाए तो आसानी से उसका डाइजेशन हो जाए। ठीक है, अब ये 3 काम तो हो गया HCl का। अब यहाँ पर देखिए ये म्यूकस जो है, तो म्यूकस का क्या काम है कि आप देखिए HCl जब निकल रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि खाली पेट भी हो जाते हैं हम लोग, खाना अगर नहीं खाए लेकिन HCl तो निकल ही रहा है गैस्ट्रिक जूस से, तो वो गैस्ट्रिक जूस में HCl है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकल रहा है, तो वो क्या करता है कि म्यूकस, ये लाइनिंग जो होती है ना इसकी हमारे स्टमक की, इसकी प्रोटेक्शन करता है ताकि वो HCl के एक्शन से बच सके। ठीक है, ये एक लाइनिंग बना लेता है, कहाँ, इनर वॉल ऑफ द स्टमक। स्टमक के इनर वॉल में एक लाइनिंग बना लेता है जिसके कारण कि HCl जो बना यहाँ पर वो उसको हमारे वॉल को पे अटैक ना करे, नहीं तो क्या हो जाएगा, HCl में चूँकि एसिड है, ये एसिड होता है, इसलिए हमारे वॉल पे अगर वो पड़ेगा तो हमारे वॉल को जला देगा, हमारे सेल्स को, टिश्यूज़ को हार्म करेगा वो। क्लियर हो गई ये चीज़। अब आज तो एक काम तो इसका ये हो गया, दूसरा काम क्या होता है
चिकना पदार्थ होता है तो वो खाने को लुब्रिकेट करता है, दैट मीन्स कि खाने को मिक्स करता है, वो मतलब मुलायम करता है, ठीक है। अब देखिए ये जो कि मसल्स, इसके जो वॉल्स हैं स्टमक के, वो किस चीज़ के बने हुए हैं, मसल्स के बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी हमेशा वो क्या कहेंगे उसको, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होते रहता है, ठीक है, जिसके कारण कि इसके अंदर जो भी खाना है वो सारा मिक्स हो जाए, ठीक है। अब जब यहाँ पर खाना चला है, कहाँ से खाना आया, यहाँ पर ईसोफेगस से आया। अब यहाँ से खाना चला जाएगा, यहीं से अटैचमेंट होती है हमारे लीवर से, पैनक्रिया से, और यहीं पर अटैचमेंट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। जहाँ पर स्टमक का पार्ट एंड कर रहा है वहीं से शुरू होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, वहीं पर इन दोनों के बीच में लीवर होता है, फिर उसके बाद इस तरफ पैनक्रियास होते हैं, ठीक है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस निकालेंगे, लीवर से बाइल जूस निकलेगा और वो सारा कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके जो मसल्स हैं यहाँ पर, ये एक खास तरह का स्फिंक्टर मसल्स होता है यहाँ पर, जो कि खाने को पुश करता है और वो कहाँ भेज देगा, वो भेज देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब ये स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा एक एंजाइम्स निकलता है, वो बहुत थोड़े से अमाउंट में ही निकलता है और वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर हो गई? तो ये हमारा हो गया स्टमक। तो इतना हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम यहीं पर लेक्चर को ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं इसको। आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए। कहीं पर कोई कमी नज़र आती हो तो प्लीज़ उसको भी कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसे सुधार सकें। अगर कहीं डाउट होगा तो कोशिश करेंगे कि उसको हम क्लियर करें। देखते रहिए इसे। थैंक यू।